नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा। आरोप लगाया पत्र लिखकर कि कांग्रेस कोरोना को लेकर देश को गुमराह करने का काम कर रही है। इससे आहत जरूर हुए हैं, लेकिन इस काम से हमें हैरानी नहीं हुई। अस्पताल से शमशान तक देश का सिस्टम फेल है। कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, कोई दवा के लिए भटक रहा है। सरकारी आंकड़ों को ही सच समझें, तब भी लगभग 4 लोग रोजाना दम तोड़ रहे हैं। लेकिन जिंदगी खत्म होने के बाद भी जिल्लत खत्म नहीं होती। शमशान का सफर डरावना है, लेकिन शायद सत्ता इस सच को देखना नहीं चाहती और आईने को ही झूठा ठहराने पर आमादा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इल्जाम लगाया है कि उनकी पार्टी देश को गुमराह कर रही है। नड्डा ने सोनिया को 4 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नड्डा ने लिखा है कि महामारी और संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हूँ, लेकिन हैरान नहीं हूँ। जब भारत कोरोना महामारी के खिलाफ अत्यधिक साहस के साथ लड़ रहा है, ऐसे में हर कोई चाहेगा कि कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह करना बंद करें। लोगों में झूठा पैनिक पैदा किया जा रहा है। बीजेपी और एनडीए की सरकारों ने पहले ही ये घोषणा की है कि गरीब और वंचित लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या राज्यों की कांग्रेस सरकारें फ्री में वैक्सीन की इसी तरह की घोषणा करेंगी? नड्डा के मुताबिक सोनिया गांधी ने उन्हें 1 नवंबर 2020 को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्हें वो चिट्ठी मिली नहीं। मीडिया के जरिए पता चला, लिहाजा चिट्ठी से ही जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल है कि अगर ये चिट्ठी पिछले साल नवंबर में लिखी गई थी, तो फिर इसका जवाब 6 महीने बाद क्यों दिया जा रहा है? दरअसल सोमवार को कोरोना संकट पर कांग्रेसियों की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया था। सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ने राज्यों पर टीकाकरण छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिले। चंद दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए भी सोनिया ने कोरोना के कारण देश में बने हालात के लिए मोदी सरकार को कसूरवार ठहराया था। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार की उदासीनता और अक्षमता के कारण देश डूब रहा है। सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। सोनिया के नाम जेपी नड्डा की चिट्ठी को इन्हीं हमलों का जवाब माना जा रहा है। कांग्रेस को आरोप पत्र नहीं, बल्कि कोरोना की आग में धकेलने के लिए भाजपा की तरफ से देश को एक माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को, जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है, उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को कांग्रेस पे आरोप पत्र लिखने की बजाय उन हर देश के उस परिवार से जिन्होंने अपने जीव को ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की कालाबाजारी के चलते जिन्होंने गंवाया है, जिनकी जानें गई हैं, उस हर एक परिवार से माफी मांगने के लिए पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को पिछले 1 साल से जो केंद्रीय सरकार ने लापरवाही और बेपरवाही दिखाई है दूसरी कोरोना वेव की तैयारी ना करने में, उसके लिए माफी पत्र लिखना चाहिए था। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो लगातार चिट्ठियां इनको लिख रहे हैं, जो लगातार बातें सुझाव इनको दे रहे हैं, सरकार के कान पे जूं देंगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे चिकित्सा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी टास्क फोर्स इन सब चीजों को समझेगी, लेकिन उल्टा वापस चिट्ठी लिख करके अपने आप को बचाना और वही अहंकार पूर्वक बातें करना इनको शोभा नहीं देता। आप राहुल गांधी से पूछिए कि भाई महाराष्ट्र का हिसाब किताब दो, पंजाब का हिसाब किताब दो, छत्तीसगढ़ का हिसाब किताब दो, राजस्थान का हिसाब किताब दो। वो मुख्यमंत्री तो तुम्हारे थे, उन्होंने पेंडेमिक में क्या किया और उनका कितना कितना बजट था, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका हिसाब दो। राज्य सरकारें क्या बैठने के लिए हैं? केंद्र सरकार ने राज्य चलाने हैं, तो फिर खत्म कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री बनाना ही बंद कर दीजिए। सियासी बयानबाजी के इस शोर के बीच आज फिर 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं।
आंध्र प्रदेश में तिरुपति के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोविड मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आधे घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही और लोग तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी जिला प्रशासन ने इसे झुठलाने की कोशिश की। बोले ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित तो थी, लेकिन महज 5 मिनट बाद ही बाधा खत्म हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए मरीजों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन मुआवजे के मरहम से क्या जिंदगी वापस आएगी? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। आज इधर एक और खबर खूब सुर्खियों में रही। पप्पू यादव, जी हां, पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सारण में छिपाकर रखे गए एम्बुलेंस के विवाद में उन्हें आज सुबह हिरासत में लिया गया और शाम को छोड़ दिया गया 9 घंटे बाद। लेकिन अब पप्पू यादव को किडनैपिंग के एक बहुत पुराने मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी है। दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर। हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। तकरीबन 9 घंटे पुलिस हिरासत में रहे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने छूटते ही नीतीश कुमार पर हमला बोला। बिहार में निजी अस्पतालों की लूट का मुद्दा उठाया तो लगे हाथ ये भी अपील कर डाली, निजी अस्पताल चलाने वाले तमाम पार्टियों के नेता जनता की सेवा करें, अस्पतालों को मरीजों के लिए फ्री कर दें। सिर्फ आग्रह करेंगे, नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। मैं पैर पकड़ता हूँ। पप्पू यादव ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए ये भी इशारा कर दिया कि नीतीश सरकार उन्हें जेल में डालकर कोरोना से मारना चाहती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सामने घुटने टेक दिए हैं। नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए राजीव प्रताप रूडी के सामने। निश्चित रूप से नीतीश बाबू, पप्पू यादव को मार के आपको क्या फायदा? आपके भी बेटे हैं, मेरा भी घर है और पूरा बिहार मेरा है। आप हमको जेल भेज रहे हैं। जितना मेहनत आप हमको 9 घंटा रखने में किए हैं, उतना मेहनत यदि आप अस्पतालों को रोकने में कर लिए होते। कोरोना काल में जब देश के अधिकांश नेता संक्रमण के खतरे से सहमे हैं, वहीं पप्पू यादव अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जनता की परेशानी पूछ रहे हैं और मरीजों का शोषण करने वाले निजी अस्पतालों को बेनकाब भी कर रहे हैं। पप्पू यादव सत्ताधारी दल के ताकतवर नेताओं से लोहा भी मनवा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने छुपा कर रखी कई दर्जनों एम्बुलेंस का वीडियो जारी किया था और आरोप लगाया कि राजीव प्रताप रूडी अपनी संसद निधि से खरीदी गए एम्बुलेंस से कमाई कर रहे हैं। रूडी ने पप्पू यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, तो वहीं पूरी बीजेपी पप्पू यादव पर आग बबूला हो उठी। पप्पू यादव पर इसको लेकर FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन हिरासत से छूटने के बाद पप्पू यादव ने बताया कि बिहार सरकार उन्हें 32 साल पुराने मामले में जेल भेजना चाहती है। 32 साल पहले कोई बेल टूटी केस थी जो हाईकोर्ट में फाइल है। हाईकोर्ट में जज साहब का आदेश है कि ऐसे केसों में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इनको पहले से पता नहीं था। हम लगातार हम घूम रहे थे। हालांकि पप्पू यादव को हिरासत में लेने की खबर के बाद तमाम सियासी नेता नीतीश सरकार पर हमलावर हो उठे। एनडीए की सहयोगी पार्टियों के नेता भी पप्पू के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए। सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाना चाहती है कि हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर हाहाकार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर पप्पू जी के साथ आपकी गिरफ्तारी के अंदर कुछ भी होता है, जिसका मुझे पूरा शक है कि ये लोग गिरफ्तारी के नाम पे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। मैं मुख्यमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी उनके साथ कोई ऊंच नीच बात होती है, कुछ भी उनकी जान को खतरा होता है, जो मैं सरेआम कह रही हूँ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को और बीजेपी सरकार को लेनी पड़ेगी। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा में जुटा हो और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए,
तो यह खतरनाक साबित होता है। ऐसे मामले की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो इससे जन आक्रोश पनपेगा। नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। सहनी ने ट्वीट किया, जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था एवं कार्यकर्ता को आम जन के लिए मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। पप्पू यादव ने उन्हें समर्थन देने के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा किया तो लगे हाथ लालू यादव और तेजस्वी का जिक्र कर बिहार में नए सियासी समीकरण का इशारा भी दे दिया। लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। हिरासत में रहने के दौरान पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी। उन्होंने लिखा, अगर कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जूझना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के आरोपों में भले ही पप्पू यादव को छोड़ दिया गया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी कर चुकी है। कहा जा रहा है कि मधेपुरा पुलिस पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पटना भी पहुंच चुकी है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में युद्ध स्तर पर टीके का निर्माण करने की मांग की है। केजरीवाल की मांग है कि वैक्सीन बना रही 2 कंपनियों का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों के साथ साझा किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल वैक्सीन पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं। हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम 1 महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और दुनिया भर में सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यूके में, यूएस में जहां जहां गिरावट आई उसमें वैक्सीन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो अगर हम किसी तरह से अपने लोगों को बड़े स्केल पे वैक्सीनेट कर दें तो शायद तीसरी लहर से बचा जा सकता है। सप्लाई कम है, कंपनियों को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए, लेकिन जो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इसका आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है हमारे पास कि आपको इस महीने इतने मिलेगी, इस महीने इतने मिलेगी। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जाए। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है। और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? 26 तारीख को तुम एक चिट्ठी लिखते हो कि हमें ये खरीदना है। आपने क्या खरीदना है, क्या उपलब्धि है, क्या रेट है, क्या चीज है, ये परचेज ऑर्डर है 26 तारीख को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया। आप टेंडर की कॉपी दिखाओ, हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।